नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रूस यूक्रेन जंग को 3.5 साल से भी ऊपर का समय हो गया है। अब इस जंग के पूरे यूरोप में फैलने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रही और दूसरे देशों की सेनाएं भी इसमें शामिल हो गई हैं। अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को जंग के लिए आर्थिक मदद दे रहे हैं और हथियार मुहैया करा रहे हैं, लेकिन अब इन देशों की सेनाएं भी यूक्रेन के खिलाफ उतर आई हैं। रूसी ड्रोनों ने अब यूरोपीय देशों की सीमाओं में भी घुसना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड के आसमान में रूसी ड्रोन के घुसपैठ के बाद 2 ब्रिटिश लड़ाकू विमानों ने पोलैंड के ऊपर अपना पहला रक्षा मिशन उड़ाया है। इस ऑपरेशन से पहले रक्षा सचिव जॉन हीली ने कहा था कि जब हमें खतरा होता है तो हम मिलकर जवाब देते हैं, जिसका मतलब है कि यूरोपीय देश एक दूसरे के सुरक्षा के लिए अपना नाटो मोड ऑन कर रहे हैं, जिसमें एक देश पर हमला हर एक नाटो सदस्य देश पर माना जाएगा। नाटो के एयर स्पेस में 3 बार घुसपैठ ने यूक्रेन में रूस के 3 साल से चल रहे युद्ध के संभावित विस्तार को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। रूस के बार बार यूरोपीय देशों की सीमाओं में अपने ड्रोन भेजने के पीछे नाटो सैन्य गठबंधन की प्रतिक्रिया को परखने की कोशिश भी समझा जा रहा है। तो वहीं यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार भी जारी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के विध्वंसक हमले से दहला है यूक्रेन। रूस का यूक्रेन पर हमला सामने आया है। ड्रोन हमले, रिफाइनरी और पंपिंग स्टेशन में आग लगी है। आपको बता दें, नीपर पर रूस का ड्रोन अटैक सामने आया है। ज़ेपोरिज़िया पर भी मिसाइल दागी गई है। तो आपको बता दें कि नीपर पर रूस का ड्रोन अटैक सामने आया है और जो ये रूस और नाटो आमने सामने है, इस बीच आप देखिए कि रूस लगातार जो हमले हैं वो कर रहा है। पोलैंड पर यह हमला और नीपर पर रूस का अटैक सामने आया है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए ये अपने आप में अहम है, जहां पर देखिए कि किस तरीके से ये जो हमला है वो सामने आ रहा है। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार है ये, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, ऐसा लगा नहीं था कि ये युद्ध इतने लंबे समय तक चलेगा, लेकिन लगातार आपको बता दें कि इस युद्ध को बढ़ाया गया। आप देखिए और आप समझिए कि यूक्रेन पर रूस का जो प्रचंड प्रहार है वो नजर आया। रूस के विध्वंसक हमले से दहला है यूक्रेन। रूस पर हमले किए गए हैं। रूस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला सामने आया है। रिफाइनरी और पंपिंग स्टेशन में आग लगी है। नीपर पर रूस का ड्रोन अटैक सामने आया है। रिहायशी इलाके पर भी अटैक किया गया है। ज़ेपोरिज़िया पर मिसाइल दागी गई है। डोनेस्क में यूक्रेनी पोस्ट खाक कर दिए गए हैं और ओडेसा पर रूस का ड्रोन अटैक सामने आया है। तो आप देखिए, हर उस शहर को जो कि काफी मायने रखता है यूक्रेन के लिए, उन जगहों पर हमले किए जा रहे। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है रूस की वो पूरी है कि किस तरीके से यूक्रेन को नष्ट किया जाए, यूक्रेन को खत्म किया जाए। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे सर जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरह के हमले एक बार फिर से रूस कर रहा है, क्या लगता है कि आने वाले समय में रूस की प्लानिंग क्या है? क्योंकि आप देखिए सर, ज़ेपोरिज़िया से लेकर ओडेसा तक यहां पर हमले काफी तेज कर दिए और जिस तरह से निशाना बनाया गया है ये रिफाइनरी ऑयल को, जो पूरा संयंत्र रहता है उसको, तो ये जो निशाना बनाया जा रहा है जिन चीजों को, किस तरह की मंशा के साथ रूस आगे बढ़ रहा है सर? देखिए खुशबू, इस समय जो देखने को मिल रहा है कि ये युद्ध जो है और थोड़ा सा गर्माता दिखाई दे रहा है। जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये इंगित किया गया है कि रूस ने इस समय 580 से लेकर 600 मिसाइल, ड्रोन, ऐसे अस्त्रों से हमला किया है यूक्रेन के ऊपर। इस समय यूक्रेन ने उनके कहने के अनुसार करीब 500 मिसाइल्स, ड्रोन को तो नकारा कर दिया है, लेकिन अगर 500 को नकारा भी किया है तो अगर एक भी अगर पार कर जाती है वो विध्वंस बहुत कर सकती है। और यहां पर जो उनकी नेगेशन के हिसाब से तो करीब 80 के आसपास पार कर गए हैं यूक्रेनी सीमाओं को। अब विध्वंस जो होगा वो होके रहेगा। जिस प्रकार से ये युद्ध गर्माता दिखाई दे रहा है, जैसे आपने रिपोर्ट दी है और देशों के शामिल होने का, तो आपको ध्यान होगा एक कोalition ऑफ द विलिंग के नाम से इन्होंने एक फॉर्म किया था यूक्रेन की मदद के लिए देशों ने, और उसको लीड कर रहे थे यूके और फ्रांस। तो पहले तो ये दिख रहा था कि ये लोग केवल मदद करेंगे हथियारों से, लेकिन इस समय जो है वो स्थिति थोड़ी सी काबू से बाहर होती दिखाई दे रही है। क्योंकि कारण ये है कि ये युद्ध उस स्थान पर पहुंच गया है जहां पर लोग नहीं चाहते कि सिविलियन टारगेट्स जो हैं उनको एंगेज किया जाए। जैसे कि आपने बात की रिफाइनरी की, पाइपलाइंस की। इस समय आपको पता होगा कि यूरोप में सर्दियां जो हैं वो आ रही हैं, और अगर इन एसेट्स को टारगेट किया गया तो वहां पर गैस की, तेल की पाइपलाइन जो है वो बाधित हो जाएगी। यूरोप जो कि टिका हुआ है, पूरे हीटिंग अरेंजमेंट जो कि उनका गैस तेल से होता है, वो रुक जाएगा। तो हालत इस समय यूरोप की खराब हो जाएगी। इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि यूरोप जो है कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा जिससे कि रशिया जो है
वो इन एसेट्स के ऊपर अटैक ना करे। अब ये होगा कि पर्दे के पीछे नेगोशिएशंस चलते रहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से जो है हमले और काउंटर अटैक्स जो हैं वो भी जारी रहेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे जो नेगोशिएशंस हैं वो ज्यादा जरूरी हैं, जो हमारी आपकी निगाह में नहीं आएंगे, परंतु रिपोर्ट जो है वो छन छन कर बाहर आएंगी। अधिकतर होता क्या है कि जब नेगोशिएशन शुरू होते हैं तो हर कंट्री चाहता है कि हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अप्रोच करें नेगोशिएशन को। तो मुझे इस समय वो स्थिति वही नजर आ रही है। दबाव बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है रशिया, यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो इस समय चल रही है, और दोनों कंट्रीज अपने आप को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि नेगोशिएटिंग टेबल पर जब वो जाएं तो अपनी बात को बड़े स्ट्रांग, बड़े तरीके से वो रख सकें, जिससे अगला पक्ष जो है वो उनकी बात को मानने के लिए बाधित हो जाए। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अच्छा सर, देखिए एक बात तो ये भी है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से रूस के जो हमले बढ़े हैं वो ये बता रहा है कि रूस हर तरीके से तैयार है, हर तरीके की जंग के लिए तैयार है। लेकिन सर आप देखिए कि रूस शायद अब ये भी समझ गया है कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो अब किसी भी वक्त नाटो की पूरी तरह से हो सकता है, क्योंकि सर अब तक तो हथियार देकर नाटो और जो अमेरिका है वो मदद कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सैनिकों की तरफ से मदद हो रही है, अब जो है मदद और ज्यादा बढ़ेगी। तो क्या रूस ने ये वो पूरा कैलकुलेटिव रिस्क लेकर चल रहा है सर? 100% खुशबू, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो रहा है इस समय। और रशिया के पास में देखिए बूट्स ऑन ग्राउंड जो है, नॉर्थ कोरिया के भी ऐसे समाचार हैं कि उन्होंने प्रोवाइड किए हैं अपने सैनिक इनके लिए। दूसरा जो है मर्सिनरीज, वो भी उतरे हैं मदद के लिए रूस के लिए। चीन जो है वो परोक्ष रूप से मदद दे रहा है रशिया को, ये बात सबको पता है। बेलारूस जो है वो तो खैर खुल्लम खुल्ला, बेलारूस की तो फॉरेन पॉलिसी खुद रशिया चलाता है। तो बेलारूस का प्रयोग किया जा रहा है इस युद्ध में लॉन्च करने के लिए मिसाइल्स को और आधुनिक अस्त्रों को। तो इस प्रकार से एक गुट बना हुआ है रूस की तरफ से। अब 21 देशों का गुट जो है वो खड़ा है जेलेंस्की के पीछे, यानी यूक्रेन के पीछे। और नेटो का वरद हस्त, जिसका की अगुवाई कर रहा है इस समय यूएसए, वो लगा हुआ है। तो इस समय जोर जो है आप देखिएगा, जो पुराना वॉर्सो पैक्ट जिसको बोलते थे, ईस्ट ब्लॉक और नेटो, उनके बीच में ये युद्ध जो है होता दिखाई दे रहा है इस समय। गर्मा गर्मी, जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया, बढ़ती इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि अब प्रेशर डालने का टाइम आ गया है। दोनों जो हैं वो एक वॉर फेटिक से गुजर रहे हैं, दोनों कंट्रीज, चाहे वो रूस है चाहे यूक्रेन है। कोई भी देश इतना लंबा युद्ध जो है वो चाहता नहीं है, लेकिन है ऐसा कि पड़े हुए हैं, उसमें करना है। यूक्रेन की मदद जो है नेटो भरपूर तरीके से कर रहा है, वो अपने अस्त्रों को वहां पर प्रयोग कर रहा है, उनको टेस्ट कर रहा है। ये सबको मालूम है कि इस युद्ध के पीछे आखिर मंशा है क्या। जी। तो इस समय रूस भी अपना जो वर्चस्व है वो खोना नहीं चाहेगा और दबाव अपना डाल के रखेगा। जहां तक मेरा ख्याल है नेगोशिएशंस बैकडोर में बड़े तेज चल रहे हैं, और नेगोशिएशंस एक फाइनल स्टेज के ऊपर मुझे आते भी दिखाई दे रहे हैं। जी खुशबू ठीक है जी। सर, आप रहिए हमारे साथ अरविंद सर भी जुड़ गए, हम उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस दौरान जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें जरा। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पोलैंड की सुरक्षा में आए 4 देशों के फाइटर जेट ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और जर्मन विमानों ने निगरानी की है। ब्रिटेन ने पोलैंड में टाइफून जेट्स तैनात कर दिए हैं। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत हवाई क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत हवाई क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी अहम जानकारी आ रही है। तो हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत सर भी जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, ये जो ब्रिटिश, डेनिश और ये तमाम जो अब एयरलाइंस हैं, अब उनको भी लगाया गया है। कहीं ना कहीं अब जो पूरा नाटो है वो एक्चुअली वास्तव में एकजुट नजर आ रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। हालांकि रूस सर रुक नहीं रहा, रूस की तरफ से भी यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया से लेकर ओडेसा तक में बड़े हमले किए गए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, रूस की ओर से बड़े हमले हुए हैं ताकि यूक्रेन को एकदम बिल्कुल घुटनों पर लाया जा सके और अपनी शर्तों के साथ उससे समझौता किया जा सके। पर दरअसल रूस एक बात से हमेशा इनकार कर रहा है कि उसने जो खासकर नेटो कंट्रीज हैं, पोलैंड है या जो और भी बगल के जो दूसरे देश हैं, उस पर रूस ने कोई ड्रोन भेजे हैं या कोई इस तरीके की कोई हवाई गतिविधि या कोई एयर एक्टिविटी कोई वहां पे हुई है, ऐसा रूस ने पूरी तरीके से डिनाई किया है। और वो इसलिए कि रूस नहीं चाहता है कि इस पूरी लड़ाई में नेटो कंट्रीज के साथ वो उलझे। पर पिछले 1 महीने से ही ऐसी हालात तैयार किए जा रहे हैं कि अगर आपने यूक्रेन पे अपनी लड़ाई जारी रखी तो फिर यूरोप शांत नहीं बैठा रहेगा, यूरोप भी इसका जवाब देगा। और मुझे लगता है कि रूस पर दबाव डालने के लिए ही जो अभी ब्रिटेन ने अपने जो
वहां पे फाइटर जेट्स जो तैनात किए हैं वो हैं। और मुझे लगता है कि जो खासकर ये जो ईस्टर्न बाउंड्री पे जितने भी जो नेटो कंट्रीज हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है, अब या तो रूस पीछे हटे, शर्तें माने, और फिर उसके बाद में, पर जब तक रूस सुरक्षा गारंटी नहीं देता है मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन झुकेगा या कि यूक्रेन बातचीत की टेबल पे आएगा, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जी ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। अच्छा मयंक सर, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह की परिस्थितियां पिछले कुछ समय में बनी है, क्योंकि हमने देखा है कि ट्रंप ने लगातार बातचीत की, पुतिन से बातचीत की, इसके अलावा जेलेंस्की से बात की। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद इन तीनों की भी बातचीत हो जाए और आमने सामने जेलेंस्की और पुतिन हो जाएंगे, लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं। कुल मिलाकर सर अब जो सिनेरियो है उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि युद्ध विराम होने वाला है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि शांति होने वाली है। मतलब अब कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि एक तरफ रशिया ने तो ठान ही लिया है कि उसको यूक्रेन को खत्म करना है, दूसरी तरफ यूक्रेन भी अब पूरी तरह से तमाम जो ये नाटो कंट्रीज है, ईयू है, अमेरिका की मदद से अब आगे बढ़ने की तैयारी में नजर आ रहा है। खुशबू जी, जैसा कि आपको विदित है कि कोई भी दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसकी लौ अचानक तेज होगी और फड़फड़ाएगा। मुझे हिसाब से इस समय स्थिति वही बन रही है। अभी भी मैं मान के चल रहा हूं कि बैकडोर डिप्लोमेसी पूरे जोर पर है, दोनों के बीच में कोई समझौता होना ही है और बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट आएगा कि दोनों के बीच में समझौता हो गया है। बयानबाजियां जो होती हैं जब गर्म होती है तो ये मान के चलिए कि परोक्ष रूप से कुछ ना कुछ कार्रवाई चल रही है। दूसरा, अगर ग्राउंड के ऊपर गर्मा गर्मी बढ़ती है तो ये भी मान के चलिए कि इसके पीछे डिप्लोमेसी काम कर रही है, क्योंकि दोनों एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएटिंग टेबल पर जाने का प्रयास करेंगे। हमें दिख रहा है इस समय कि नेटो जो है वो पूरे देशों को लेकर कूदने की तैयारी में है युद्ध के लिए, लेकिन ये मान के चलिए कि इस समय कोई भी देश फुल फ्लेज वॉर को झेलने के लिए तैयार नहीं है, ना ही रशिया या रशिया के मित्र देश और ना ही नेटो। इस समय चल रहा है कि बचाओ, क्योंकि यूरोप को इस समय एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना करना पड़ेगा। मेरे पास में यूरोप से खबरें आई हैं कि ये पाइपलाइन बाधित होने की वजह से वहां पर हीटिंग अरेंजमेंट जो है उनमें प्रॉब्लम आने का अंदेशा है लोगों को। इसलिए ये जोर आजमाइश जो है वो चल रही है, और जहां तक मेरा ख्याल है बहुत जल्द हम सुनेंगे कि दोनों के बीच में सुलह सफाई हो गई, समझौता हो गया, ये युद्ध जो है वो रुकने की स्थिति में आता हुआ मुझे इस समय दिखाई दे रहा है। दिख रहा है बढ़ रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से जो है इसमें नेगोशिएशंस ऑन है, और ऐसा मेरा मानना है कि जल्द ही इसका कोई सोल्यूशन निकलने भी वाला है। जी अच्छा अरविंद सर, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगोशिएशन हो सकता है दोनों देशों के बीच में? और अगर ऐसा होगा तो सर रशिया तो ऐसा नहीं लगता कि किसी भी पॉइंट पर जाके झुके, लेकिन हम इस पर बातचीत करेंगे और इस पर आपका की जो प्रतिक्रिया है सर वो भी लूंगी। इसी बीच जो एक अहम जानकारी है वो ये भी सामने आ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार सामने आया है। आपको बता दें यूक्रेन ने रूसी ड्रोन गिराने का दावा किया है। F-16 से रूसी ड्रोन गिराने का दावा है। 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 क्रूज मिसाइलें मार गिराई गई हैं। तो देखिए नुकसान तो रूस को भी निश्चित तौर पर हो रहा है। F-16 का इस्तेमाल किया गया है। रूसी ड्रोन गिराने का दावा है। 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 क्रूज मिसाइलें मार गिराई गई है। ये जंग तेज होती हुई। अच्छा अरविंद सर, मेरा सवाल आप ही से था कि अब देखिए सर, पलटवार तो यूक्रेन भी कर रहा है, अब F-16 का इस्तेमाल कर रहा है। 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 क्रूज मिसाइलें उसने मार गिराई है, ऐसा दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। सर अगर समझौता होता है तो रूस झुकेगा क्या? रूस की तरफ से जो क्या शर्तें रखी जाएंगी, यूक्रेन को कहां पर फिर दिक्कत हो सकती है? देखिए, जो पुतिन साहब का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा नहीं है कि वो कभी झुके हैं। वो केवल एक आदमी के सामने झुक सकते हैं, वो दरअसल अमेरिकन प्रेसिडेंट। अगर अमेरिका से कोई लेन देन होता है तो वहां पे रूस के हित के लिए पुतिन साहब झुक सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वह यूक्रेन या अन्य किसी नेटो कंट्रीज के साथ में जब बातचीत होगी तो वो झुकेंगे या टेबल पे उस तरीके से रूसी हितों से समझौता करके वो करेंगे। पर रूस में एक थकावट है, मतलब वहां काफी लोग मारे गए हैं। ये एक तरफा युद्ध नहीं है जैसा कि इजराइल जो गाजा पे लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, लोगों को मार रहा है, वो एक तरफा है। यहाँ पे वापस यूक्रेन भी जवाब दे रहा है और काफी रशियंस मारे गए, रशियन सोल्जर्स मारे गए हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे दूसरे देशों ने भी अपने सोल्जर्स वहां भेजे हैं। हमारे एक पड़ोसी देश नेपाल के भी सैनिक वहां तक गए हैं। मतलब वो जो प्राइवेट जो मिलिट्री होती है उसमें काम करते हैं और लोग रोजगार की तलाश में वहां चले जाते हैं। तो रूस की तरफ से भी थकावट है अंदर। जो पुतिन साहब का विरोध काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो यह तमाम चीजें तो है ही।
हमें अक्सर ये लगा, कम से कम 5 से 6 मौके ऐसे आए जब हमें लगा कि अब तो वार्ता हो ही जाएगी और बिल्कुल शांति हो जाएगी, अब सब कुछ एकदम ठीक होने वाला है। पर ऐसा हुआ नहीं, और उसके ठीक अगले दिन जो लड़ाई है उसकी गति और भी तेजी से बढ़ गई। और पीछे से कोई डिप्लोमेसी हो रही है तो उसका चैनल क्या है अभी तक मतलब कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अगर कोई बैकडोर कोई हो रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि शायद कम्युनिकेशन गैप भी है, क्योंकि लड़ाइयां शुरू करना आसान होता है, उसके बाद में उसको खत्म करना बेहद, वो चीजें हाथ से जा चुकी है वैसा मामला होता है। और यूक्रेन का तो मामला साफ है, क्योंकि पहले क्रीमिया पे जब कब्जा किया रूस ने, तो उसके बाद में रूस का और साहस बढ़ा, वो लगातार वो आक्रमण पे आक्रमण करता रहा है यूक्रेन पे। तो इस बार रूस को भी उम्मीद नहीं थी, उसे लगा कि 2-3 महीने लड़ाई होकर सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था, क्रीमिया में हुआ था। पर यह तो बहुत ही इतना बड़ा कौर था रूस के लिए कि आज रूस दुनिया की दूसरी शक्ति भी नहीं रहा, वह तीसरे पायदान पे खिसक पड़ा है। और भी बहुत सारे आंतरिक चीजें हैं, बहुत सारे अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारी तमाम परेशानियां आ रही है और उसके बड़े नतीजे होंगे। तो रूस थक चुका है, पर वह समझ नहीं पा रहा है कि पीछे लौटे तो लौटे कैसे। और यूक्रेन समझौता करना चाहता है, पर वह यह समझौता नहीं करना चाहता कि मतलब अगर समझौता करे तो किस बिहाफ पे करें, कि क्या हमारा आगे का भविष्य क्या होगा। अगर रूस थोड़े दिनों बाद हमें वापस आक्रमण करता है तो हमारी सुरक्षा क्या होगी, हमारा भविष्य क्या है। इतना खोने के बाद भी अगर हम सब शर्तें मान लें तो फिर हमने तो कुछ पाया ही नहीं, इतने लोगों की जानें गंवाने के बाद में। तो ये दो दिक्कतें हैं जो दोनों ही देशों की तरफ से अलग अलग रूपों में हैं। और मुझे लगता है कि अभी ये युद्ध थोड़े दिन और चलेगा, जब तक कि दोनों ही पक्ष पूरी तरीके से थक नहीं जाते हैं। जी ठीक है सर। अच्छा मयंक सर, देखिए ये बात तो सही है, ये बात तो जब हमने इस युद्ध की शुरुआत हो रही थी या फिर इजराइल हमास के बीच में जंग हो रही थी, हमने तब भी कहा था कि किसी भी युद्ध को शुरू करना बहुत आसान है लेकिन उसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। और शायद अब वही मुश्किल हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद बात बन नहीं पा रही, क्योंकि ट्रंप ने भी कोशिश की है, लगातार बातें हो रही है। और ऐसा नहीं है सर, जो बात की अरविंद सर भी कह रहे थे कि रशिया को भी नुकसान तो काफी ज्यादा हुआ है, आप दूसरे नंबर की पावर नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इंटरफेरेंस है चाइना का भी बहुत ज्यादा बढ़ा है पिछले कुछ समय में। तो कुल मिलाकर नुकसान तो सर रशिया का भी उतना ही हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन तो चलिए छोटी सी कंट्री थी जिसका सहयोग अमेरिका और बाकी ईयू वगैरह कर रहे हैं, नाटो देश कर रहे हैं, इसलिए वो युद्ध लड़ रहा है। लेकिन यूक्रेन के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन रशिया ने बहुत कुछ खोया है इस युद्ध में। खुशबू जी, आपने बहुत सही बात की है और प्रोफेसर अरविंद की बात को मैं थोड़ा और आगे ले जाना चाहूंगा, क्योंकि अरविंद साहब ने यह बताया था कि ट्रंप साहब की बात जो है वो पुतिन साहब जो है वो मानने का शायद प्रयास कर सकते हैं। मेरा ध्यान इस समय जाता है एससीओ समिट की ओर। एससीओ समिट के दौरान जबकि भारत और रूस के बीच में बायलैटरल टॉक्स होने थे, तो राष्ट्रपति पुतिन जो है अपनी गाड़ी में जाकर बैठते हैं, 10 मिनट तक इंतजार करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का उस गाड़ी में बैठने के लिए, और दोनों का 50 मिनट उस गाड़ी में बैठ के क्या बात होती है दुनिया के किसी व्यक्ति को पता नहीं है। मैं ये भी मान सकता हूं कि इस समय रूस के सामने जो सबसे बड़ी स्थिति थी वो है रूस यूक्रेन युद्ध। ये भी हो सकता है कि मोदी साहब के साथ और मिस्टर पुतिन के साथ में ये डिस्कशन हुआ हो कि इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है। कया सारा ये है, पक्का किसी को भी नहीं मालूम है क्या है, पर यह संभव है क्योंकि मोदी जी की जो छवि दुनिया में है वो इस समय दुनिया के मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर के सामने उभर कर आई है। और हो सकता है कि इस समय मोदी जी जो हैं वो रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थ का भूमिका अदा कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब अपनी तलखियों के बाद में एक रिकंसिलेटरी ट्वीट किया था तो उनकी आखिरी लाइन ये थी कि थैंक यू मिस्टर मोदी, जो कि आपने यूक्रेन और रूस की जंग जो है वो रुकवा दी। आपको ध्यान होगा ये। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस समय पर्दे के पीछे जैसी बात चल रही है, मोदी जी जो है एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हो यूक्रेन और रूस के युद्ध को रुकवाने के लिए। मुझे इन सब कड़ियों को जोड़ रहा हूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद ये डिप्लोमेसी जो है ये काम कर रही होगी, लेकिन मैटर ऑफ कंजेक्चर पक्का कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से इशारे हो रहे हैं, इनको इशारों को देखते हुए मेरा मानना ये है, हो सकता है इसके पीछे मोदी जी जरूर हों और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है हो सकता है एक चीफ नेगोशिएटर बनकर आए
और इन देशों के युद्ध को रुकवा दें, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अरविंद सर, जो बात पिछले कुछ समय में लगातार अमेरिका की तरफ से भी जो कही गई है, की गई है, अमेरिका ये कहता है कि रशिया की मदद को रोकना पड़ेगा, मतलब कि उसने इसलिए भारत पर 50% टैरिफ भी लगाया था। कल वो कुछ दिन पहले ये भी कह रहे थे कि जो तेल है उसको बंद करना पड़ेगा, और तमाम बातें कही गई है। जो बात ट्रंप या अमेरिका कहता है वो कितना प्रैक्टिकल है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप रशिया के लिए क्या चीजें रोक देंगे और रशिया के पास किन चीजों का विकल्प नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा। रूस का विकल्प अभी पश्चिम के पास नहीं है, खासकर भारत के संदर्भ में। क्योंकि अगर रूस के साथ भारत के संबंध ठीक नहीं होते तो हम ब्रह्मोस कहां से लाते, S-400 कहां से लाते, तो ठीक है हमारी सर, पूरी तरीके से समय की कमी है, मैं आपको यहीं पर रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया।